मार दिया धक्का। चलिए, हेलो एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस और यूट्यूब चैनल एंड ऑफलाइन lecture for 10 science 1. The name of the chapter here we are doing is heat is the name of the chapter. और यहाँ पर हम उसका सेकंड पार्ट अभी हम देखेंगे, शुरू करेंगे. लेट्स गेट गोइंग नाउ. तो ये आपके सामने है स्क्रीन पर चैप्टर का. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, इट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट द वाटर. वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग सब्सटेंस. और जैसा कि हम जानते हैं कि वो तीनों फेजेस में अवेलेबल है. हम्म? अब जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स है उसको मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ यहाँ पे. आपको याद रखना है, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है. इस टोटल कई चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती है आपको, तो आपको अच्छे से लर्न करना है ये वाला पैराग्राफ. ठीक है. The temperature remain constant during this transition. We talked about actually the latent heat of vaporization and latent heat of fusion. लास्ट टाइम हमने latent heat of vaporization और latent heat of fusion की बात करी थी. latent heat of fusion and latent heat of vaporization. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी कुछ एनर्जी है वो सब weakening of the bonds के लिए यूज़ किया जाता है. whatever energy we are supplying. Okay, this is the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of the solid. To convert it into liquid is called a specific latent heat of fusion. ये भी important है. ठीक है. इसके बाद फिर और एक यहाँ पे important part आएगा. The heat energy is absorbed by the water at this temperature and used to break the bonds between the molecules of the liquid and convert into the gaseous state. तो जैसे ही वो latent heat of fusion था, उसी प्रकार ये होगा latent heat of vaporization at its boiling point. ठीक है. तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और फिर उसका यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है latent heat of vaporization. आई होप यू गेट दैट. ठीक है. तो इस तरीके से ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज रेगुलेशन. अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ऐसी बर्फ़ की एक लादी है, लादी के ऊपर ऐसा एक रस्सी वगैरह या थ्रेड डाल दिया, दोनों तरफ वजन डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से वो नीचे चला जाता है और उसके ऊपर दोबारा बर्फ़ जम जाता है. ठीक है. आप यहाँ पे कॉइन डाल दोगे तो कॉइन भी अंदर चला जाता है, थोड़ी देर के बाद नीचे से निकल जाता है वो, लेकिन ऐसे होता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. ये एक एक्टिविटी. तो व्हाट इज दिस रेगुलेशन प्रोसेस, वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं. व्हाट यू मीन बाय द रेगुलेशन. ठीक है. तो द फिनोमिना इन विच रेगुलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया. क्या डेफिनेशन दिया है रेगुलेशन का, देखिए. द फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड due to applied pressure and then reconverts into ice once the pressure is removed is called as regulation. Pressure की वजह से वो ice gets converted into water, but again when the pressure is removed, again it reconverts into ice. ठीक है. The melting point of the ice becomes lower than 0 degree Celsius due to pressure. This means that at 0 degree Celsius ice gets converted into water. As soon as the pressure is removed, the melting point of the ice is restored to 0 degree Celsius and water gets converted into ice again. समझ में आ गया. तो ये important part था उसका. Then we go for the next part, that is called as anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. ठीक है. ये क्या होता है कि भाई if we heat the water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it can contracts instead of expanding. At 4 degree Celsius, its volume is minimum due to contraction. If the water is heated further, it expands and its volume increases. This behavior of water between the temperature 0 to 4 degree Celsius is called as anomalous behavior of water. मतलब देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक
वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समझे? 4 डिग्री से ऊपर वो एक्सपांड हो जाता है, जबकि 0 से ऊपर ही उसको एक्सपांड होना चाहिए. सो वी से दैट इट्स वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम. यहाँ पर उसका वॉल्यूम मिनिमम है, वॉल्यूम मिनिमम. समझ में आ गई बात? ओके, दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है. नो इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये उसका मतलब हो गया. समझ में आ गई बात? ठीक है. तो उसका अगर ग्राफ हम करें तो देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा. एंड दिस स्टडीड विद द हेल्प ऑफ होप्स apparatus. होप्स apparatus यूज़ किया जाता है. यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है दिस इज एक्स एंड वाई. तो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम है और टेम्परेचर. तो वॉल्यूम इज मिनिमम, दैट मीन्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. इज दिस ओके? ठीक है. तो ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. बाकी अब ये होप्स apparatus है, उसको हम देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द होप्स apparatus नाउ. यस. तो इनिशियली क्या किया जाता है, देयर दिस इज लेट्स से इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स. ये ऐसा यहाँ पे रखा गया है. दिस इज ठीक है. अंदर पानी है और यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया है. ठीक है. इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स, मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉल. ठीक है. फिर क्या होगा इससे, सिंस the temperature of water there decreases, its volume also decreases. टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया. वॉल्यूम कम हो गया दैट मीन्स उसका डेंसिटी बढ़ गया. डेंसिटी बढ़ गया तो वो हेवी हो गया. द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे चला जाएगा. देयरफॉर द लोअर थर्मोमीटर T1 shows the rapid fall in the temperature. तो यहाँ से वो नीचे जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा. And this continues till the temperature of water becomes equal to 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ता जाएगा मतलब, और वो नीचे चला जाएगा. When the temperature of the water starts decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस, its volume increases and density decreases. जैसे ही वो 4 से नीचे जाएगा तो वो ये ऊपर चला जाएगा. फिर it therefore moves in the upward direction. The temperature of water in the upper part therefore decreases rapidly to 0 degree Celsius. The temperature of water in the lower part T1 is however remaining 4 degree Celsius for some time and then decreases slowly to 0 degree Celsius. Now ये है the, अब इसको एनोमलस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाला ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. दिस इज कॉल्ड एज होप्स apparatus. ठीक है. मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको. पहले क्या होता है, पहले यहाँ का जो टेम्परेचर है सबसे पहले क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है मिडल पोर्शन का, यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. ड्रॉप मतलब 10 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होगा. तो जैसे ही वो ड्रॉप होता है तो उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा, हेवी होता जाता है. तो यहाँ का पानी सब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा. यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. ठीक है. और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा 4 डिग्री. जैसे ही पूरा 4 डिग्री हो जाता है फिर यहाँ का टेम्परेचर और ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा 0 की तरफ. जैसे ही वो 0 की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिग्री से नीचे जब चला जाता है इसका टेम्परेचर
तो इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता जाता है, डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब ये लाइट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और फिर इस वजह से यहाँ पर वो 0 डिग्रीज का पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बाकी सबका भी वैसे हो जाता है. इज दिस ओके? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, कंटिन्यू फर्दर. Now it is because of this. How will you explain the following statements with the help of anomalous behavior? In the region with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए ऊपर का जो है वो 0 है, लेकिन अंदर का जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर लेते हैं. इज दिस ओके? In the cold regions, in the winter pipes, in winter the pipes for water supply break and even rocks crack. यही रीज़न है कि रॉक्स के बीच में भी पानी अगर अटक जाता है, रॉक्स के बीच में, और वो फिर वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो वो क्रैक हो जाता है. एग्जैक्टली. ठीक है. अगला पार्ट है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. टॉक अबाउट द ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी नाउ. ठीक है. About 71% of surface of water, the surface of earth is covered with water. 71%. Due to constant evaporation of water, water vapor is always present in the atmosphere. Atmosphere के अंदर आपको ये water vapor मिलता है हमेशा. ठीक है. The amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of daily weather. ठीक है. The presence of water vapor in the air makes it moist. The moist atmosphere, moisture in the atmosphere is called as humidity. मतलब जो पानी वहाँ पर स्टीम होता है या वेपर्स होते हैं उसको हम moistness या उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होती है एक्चुअली. ठीक है. So when the temperature, so when the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. The amount of vapor needed to saturate the air depends on the temperature of the air. If the temperature is low, we need less vapor to saturate the air. ठीक है. टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो मैक्सिमम वाटर वेपर जो एयर ले चुका है उसको कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द मैक्सिमम वाटर वेपर लेते हैं उसको सैचुरेटेड कहते हैं. लेकिन अगर सैचुरेटेड नहीं है तो उसका कैपेसिटी है और एयर और वेपर ले सकता है वो. एग्जैक्टली. तो वो कितना ले लेगा वेपर, वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, it contains 49 grams of water vapor per kg of dry air without condensation. If the amount of water vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense, and however if the temperature is 20 डिग्री सेल्सियस, it can contain only, मतलब जितना कम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर अगर कम है तो वाटर वेपर भी कम होगा. Is this okay? Water vapor which can be accommodated there. Is that clear? If the water vapor contained in air is less than the maximum limit, then air is said to be unsaturated. उसको क्या कहते हैं? Unsaturated. Saturated से अगर कम है तो उसको हम कहेंगे unsaturated. समझे क्या? Is this okay? If the vapor contained in the air is less than the maximum limit, तो हम उसको क्या कहेंगे? Unsaturated. Is that clear? Yeah. Suppose the unsaturated air at certain temperature is taken and its temperature is decreased. अगर उसका टेम्परेचर अनसैचुरेटेड है लेकिन उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इट कैन अकोमोडेट वो भी कम हो जाएगा. ठीक है ना, कि 15 डिग्री में वो कम वाटर वेपर ले सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा वाटर वेपर अकोमोडेट कर सकता है. तो हमने क्या किया भाई, अनसैचुरेटेड लिया एयर और फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया. ठीक है. The temperature is reached at which the air becomes saturated. This temperature is called as dew point temperature. कौन से टेम्परेचर पे वो
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड वेपर लिया, एयर लिया, और फिर उसका टेम्परेचर हम ड्रॉप करते गए, तो एट सर्टन पॉइंट इट बिकम सैचुरेटेड, ठीक है ना। द mass of water vapor, the vapor content in the air is measured using a physical quantity which is called as absolute humidity. उसको क्या कहते हैं? absolute humidity. The mass of vapor present in unit volume is called as absolute humidity. Generally absolute humidity is measured in kg per meter cube. The mass of water vapor present in the unit volume of air. एक मीटर क्यूब के अंदर कितना है मास ऑफ वाटर वेपर, वो हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई nature of air not only depends upon the amount of water vapor in air but also depends upon how close this amount is for making the air saturated with vapor. It means that it depends on the temperature of air also. The ratio of ये बहुत important formula है which we call as the relative percentage relative humidity. What is that? Actual mass of water vapor content in the air in the given volume divided by mass of the vapor needed to make the air saturated. Actual कितना है divided by mass needed to make it saturated. This is called as percentage relative humidity. ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे आपको चीज़ें वो वन लाइनर्स में पूछ सकते हैं। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60% वी फील द एयर इज ह्यूमिड। अगर वो मोर देन 60% है तो अपने को एयर ह्यूमिड लगता है। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% वी फील द एयर इज ड्राई। 60% इज उसका मेन क्राइटेरिया, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन। फ्लाइंग प्लेन के पीछे आपको एक ऐसा सफ़ेद, ये देखा होगा आप लोगों, मतलब जैसे रॉकेट जा रहा है तो उसका पीछे वो पूछ तैयार होती है ना उसकी। As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms the clouds. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by the condensation of vapor to disappear. If relative humidity of the surrounding air is less, either the size of white trail may be small or it may not even get formed. ठीक है, तो ये जो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से जो धुआं निकलता है उसके अंदर देयर इज वाटर वेपर। द वाटर वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस, तो जैसे ही वो बाहर आता है वो कंडेंस हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द क्लाउड्स। इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द वाइट ट्रेल फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टू डिसअपियर। तो ये वजह होती है कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ द हीट हम किस चीज़ में मेजर करते हैं भाई? यूनिट ऑफ द हीट इज जूल, SI यूनिट्स, कैलोरीज, CGS यूनिट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5, this is called as 1 calorie heat. Similarly, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree from 14.5 to 15.5, which is called as 1 kilocalorie. ठीक है, 1 kilocalorie is 1000 calorie. तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स है और ये डेफिनेशन है, आपको जो पता होने ज़रूरी है। ओके, सो अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे, इफ़ we heat 1 kg of water, if we heat 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 to 15.5, इस पे नहीं, दूसरे किसी, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define the specific temperature range while defining the unit of heat. Calorie and joule are related by the following relation. 1 calorie is 4.18 joule. Okay.
तो ये जूल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एक्चुअली, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. He was the first person to show that the kinetic energy of any tiny particles of matter appears as the heat energy, and also that energy can be converted from one form to the other. Conversion of heat energy to work gives the first law of thermodynamics. The unit of heat is called as joule after him. इसके नाम के बाद वो जूल बोला जाता है. इज दिस ओके? और अब हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए. अगला वाला जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. क्या एक्सपेरिमेंट है कि एक वैक्स का ब्लॉक लिया है, उस वैक्स के ब्लॉक पर 3 स्फीयर्स, एक है आयरन का, दूसरा है कॉपर का और तीसरा है लेड का, बने हुए. एंड वो एक सेम टेम्परेचर तक, उनको सेम टेम्परेचर तक गर्म किया. ठीक है, तो स्फीयर तीनों को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, तीनों को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया. ठीक है, तो वह जैसे ही बॉइलिंग वाटर में डाल दिया तो उनका जो फिर वो टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. और फिर तीनों को उठा के इधर रख दिया तो ऐसा पाया जाता है कि आयरन का जो स्फीयर है वो सबसे ज़्यादा अंदर जाएगा, कॉपर फिर उसके बाद लेड. तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे उसके लिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रीजन, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाता है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the iron sphere goes deepest into the wax, lead sphere goes the least, and the copper goes in between, intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amounts of heat. This means that the property by which determines the amount of heat absorbed by the sphere, amount of heat absorbed by the sphere, is different for 3 spheres. This property is called a specific heat capacity. क्या बोलते हैं इसको? Specific heat capacity. It is the energy required to raise the temperature of unit mass of a substance or object by 1 degree Celsius. This is called a specific heat capacity or specific heat of that object. ठीक है? It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius. ठीक है ना? The specific heat capacity is denoted by letter C, small c. The SI unit of this is joule per degree Celsius per kg और calorie per gram per degree Celsius. कुछ सब्सटेंस है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वाटर का, जैसे आपको दिया है C1, पैराफिन, केरोसिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. ठीक है, तो हर कोई जो ऑब्जेक्ट है, इफ द ये नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. What is the heat? Heat is given by this formula. Yeah. Specific heat of an object is C, the mass of object is m, and the temperature of the object is raised by delta T. The heat energy absorbed by the object is mc delta T. क्या बोलते हैं इसको? mc delta T. mc delta T. Is that clear? Okay. और अब एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह जाता है हीट एक्सचेंज के बारे में. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज हीट एक्सचेंज. भैया क्या होता है हीट एक्सचेंज? इफ द हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी. द चेंज इन द टेम्परेचर, द चेंज इन द टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता रहा हूँ, it's totally is important. The change in the temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value. मतलब चाय अगर आप रखो वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन बाहर की बाजी चीज़ें है वो का टेम्परेचर बढ़ेगा. In this process, the cold object gains the heat energy and the hot object loses the heat energy. If
The system of both the objects is isolated from the environment by keeping it inside the heat resistance box, meaning that the energy exchange takes place between the two objects only. No energy can flow from inside the box or come out of the box, come into the box. In this situation, we get the following principle: a heat lost by hot object is equal to heat gained by the cold object. This is called as the principle of heat exchange. So क्या कहते हैं जी? Principle of heat exchange. And often this principle is used while doing many heat balance equations, writing the equations and carrying out the thermodynamic calculations. Okay, तो इस तरीके से हम लोग हीट एक्सचेंज के बारे में बात कर सकते हैं. आई थिंक बाकी ये थियोरी पार्ट इज ओवर हियर फॉर द चैप्टर हीट, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस और ये हैं न्यूमेरिकल्स वो हम देखेंगे. ठीक है ना? ठीक है, कल के लेक्चर में हम उसको वैसे देखेंगे. आई स्टॉप हियर टुडे. चलो, तो इस तरीके से बढ़िया शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. मैंने एक्सप्लेन